नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम राजस्थान राज्य राजनीति के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। आज हम राजस्थान की सियासत के उस कद्दावर नेता की बात करने वाली हैं जिन्हें लोग प्यार से बाबूसा कहते थे। एक ऐसा नाम जिसने प्रदेश की राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया और उसे एक नई दिशा भी दी। हम बात कर रहे हैं श्री भैरों सिंह शेखावत की। बिल्कुल। और देखिए, भैरों सिंह शेखावत जी को सिर्फ एक राजनेता के तौर पर देखना, उनकी शख्सियत को छोटा करना होगा। वो तो अपने आप में एक संस्था थे, सही कहा जी। उनकी कहानी असल में राजस्थान में कांग्रेस के एकाधिकार के टूटने और एक नए राजनीतिक विकल्प के उभरने की कहानी है। उनकी सादगी, लोगों से सीधा जुड़ाव और मुश्किल से मुश्किल राजनीतिक समीकरणों को साध लेने की उनकी जो कला थी, ये सब मिलकर उन्हें एक भीड़ से अलग खड़ा करते हैं। तो आज इन्हीं सब पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे जी। तो चलिए सबसे पहले उनके जीवन से जुड़ी कुछ बुनियादी बातों से इस चर्चा को शुरू करते हैं। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है परिचय। भैरों सिंह शेखावत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1923 को सीकर जिले के खाचरियावास गांव में हुआ था जी। और उनका निधन 15 मई 2010 को जयपुर में हुआ। मतलब उनका पूरा जीवन जन्म से लेकर आखिरी सांस तक राजस्थान की मिट्टी से ही जुड़ा रहा। और यही जुड़ाव, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आपने शुरू में 3 शब्दों का जिक्र किया था, सादगी, जमीनी पकड़ और बेजोड़ जनसंपर्क। जी। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, ये उनके जीवन का हिस्सा थी। उनकी सादगी के तो आप देखिए कितने ही किस्से मशहूर हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनका रहन सहन एक आम राजस्थानी जैसा ही था। और जमीनी पकड़ का मतलब ये था कि उन्हें पता होता था कि दूर दराज के किसी गांव में पानी की क्या समस्या है या किसी किसान को अपनी फसल का क्या दाम मिल रहा है। वो फाइलों से नहीं, वो लोगों के बीच रहकर राजनीति करते थे। और शायद इसी वजह से उन्हें बाबोसा का वो प्रसिद्ध उपनाम मिला। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो एक भावना है। बिल्कुल। राजस्थान में बाबोसा परिवार के उस सबसे बड़े सम्मानित सदस्य को कहते हैं जो सबका ख्याल रखता है, जिसकी बात सब मानते हैं। सही बात है। तो जब जनता किसी नेता को ये दर्जा दे तो इसका मतलब है कि वो उसे सिर्फ अपना नेता नहीं बल्कि अपना संरक्षक, अपना मुखिया मानती है। और ये सम्मान उन्होंने कमाया था। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है राजनीतिक पहचान। उनकी राजनीतिक पहचान से जुड़ी कुछ उपलब्धियां तो कह सकते हैं राजस्थान के इतिहास में दर्ज है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वे राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। जी। उस दौर में ये सोचना भी एक बहुत बड़ी बात थी। ये एक राजनीतिक भूकंप जैसा था। आप सोचिए, 1977 तक राजस्थान की स्थापना के बाद से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें बनी थी। हाँ, एक छत्र राज था, एक तरह का राजनीतिक किला था जिसे कोई भेद नहीं पाया था। भैरों सिंह शेखावत ने उस किले को भेद कर ये साबित किया कि राजस्थान में एक दूसरा राजनीतिक ध्रुव भी संभव है। ये सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं था। नहीं, ये राजस्थान में लोकतंत्र के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इसने विपक्ष को एक नई आवाज दी, एक नया आत्मविश्वास दिया। और उनके नाम एक और ऐसी उपलब्धि है जो आज तक किसी और राजस्थानी मुख्यमंत्री के हिस्से नहीं आई। जी। वे प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो आगे चलकर भारत के उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे। जी, वे भारत के 11वें उपराष्ट्रपति बने। और ये बात उनके राजनीतिक कद को दर्शाती है। ये बताता है कि उनकी स्वीकार्यता और उनका सम्मान सिर्फ राजस्थान की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल। एक राज्य का नेता जो अपनी नीतियों और सबको साथ लेकर चलने की अपनी क्षमता के दम पर देश की दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचता है, ये उनकी असाधारण राजनीतिक यात्रा को दिखाता है। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है मुख्यमंत्री बनने से पूर्व। ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री के शिखर पर पहुंचने से पहले उनका राजनीतिक सफर कैसा था। वो राजस्थान विधानसभा के सदस्य यानी विधायक तो रहे ही, और साथ ही वे राज्यसभा के सांसद भी रहे। और देखिए, ये दोनों अनुभव बहुत महत्वपूर्ण हैं। कैसे? एक विधायक के तौर पर आप राज्य की जमीनी हकीकतों को, विधानसभा की कार्यप्रणाली को और स्थानीय मुद्दों को समझते हैं। वहीं राज्यसभा के सांसद के तौर पर आपका वास्ता राष्ट्रीय मुद्दों, कानून निर्माण की गहरी प्रक्रियाओं और देशव्यापी राजनीति से पड़ता है। तो शेखावत जी के पास ये दोनों अनुभव थे, जिसने उनके दृष्टिकोण को बहुत व्यापक बना दिया था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो कभी किसी सरकार में मंत्री नहीं रहे। ये तो बहुत ही असामान्य है ना। राजनीतिक यात्रा एक सीढ़ी की तरह होती है। आप विधायक बनते हैं,
फिर किसी विभाग के मंत्री के तौर पर प्रशासनिक अनुभव हासिल करते हैं और फिर जाकर आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनते हैं। जी। लेकिन शेखावत जी ने ये सीढ़ी नहीं चढ़ी, उन्होंने सीधे शिखर पर छलांग लगाई। ये उनकी संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व पर उनकी पार्टी के भरोसे को दिखाता है। अच्छा। इसका मतलब है कि उनके सहयोगियों को ये यकीन था कि इस व्यक्ति को सरकार चलाने के लिए मंत्री पद के अनुभव की जरूरत नहीं है, इनका राजनीतिक कौशल ही काफी है। और सत्ता से बाहर रहकर भी वो एक बड़ी ताकत थे। वो 3 बार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। बिल्कुल, और विपक्ष का नेता होना एक तरह से शैडो मुख्यमंत्री होने जैसा है। आप सरकार के हर कदम पर पैनी नजर रखते हैं, जनता की आवाज को सदन में सबसे मजबूती से उठाते हैं और एक वैकल्पिक सरकार का खाका भी पेश करते हैं। सही कहा। तो 3 बार इस महत्वपूर्ण पद पर रहना यह साबित करता है कि भैरव सिंह शेखावत सत्ता में हो या ना हो, राजस्थान की राजनीति का केंद्र हमेशा उनके इर्द गिर्द ही घूमता था। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री पद। भैरव सिंह शेखावत जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार संभाला। और तीनों ही बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। 3 बार मुख्यमंत्री बनना ये जनता के बीच आपकी गहरी पैठ और आपकी राजनीतिक प्रासंगिकता को दिखाता है। इसका मतलब है कि अलग अलग समय पर अलग अलग राजनीतिक माहौल में जनता ने नेतृत्व के लिए उन्हीं पर भरोसा जताया। ये किसी भी नेता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कार्यकाल। चलिए उनके तीनों कार्यकालों पर एक नजर डालते हैं। उनका पहला कार्यकाल 1977 से 1980 तक रहा। जी, ये वो दौर था जब देश में आपातकाल के खिलाफ एक जबरदस्त लहर थी। उसी जनता पार्टी की लहर पर सवार होकर वे राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। ये एक उम्मीदों भरा दौर था। फिर उनका दूसरा कार्यकाल 1990 से 1992 तक चला। ये दौर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी उथल-पुथल का था। मंडल आयोग की सिफारिशें और राम मंदिर आंदोलन, मतलब मंडल और कमंडल की राजनीति अपने चरम पर थी। केंद्र में गठबंधन सरकारें लगातार बन और बिगड़ रही थी। हाँ, बहुत अस्थिरता थी। उस अस्थिर माहौल में सरकार चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उनका तीसरा कार्यकाल 1993 से 1998 तक रहा। इस बार उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। बिल्कुल। इन तीनों कार्यकालों को अगर एक साथ देखें तो एक बात साफ होती है कि उनके पहले 2 कार्यकाल राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हुए और अपना 5 साल का समय पूरा नहीं कर पाए। जी। उस दौर में सरकारों का समय से पहले गिर जाना एक आम बात सी थी और शेखावत जी की सरकारें भी इसका अपवाद नहीं रही। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है ऐतिहासिक विशेषताएं। उनके कार्यकाल से जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं, जैसे कि जब वे 1977 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तब वो विधायक नहीं थे बल्कि राज्यसभा के सांसद थे। हाँ, और ये हमारे संविधान की एक बहुत खूबसूरत व्यवस्था है। हमारा संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, भले ही वो उस समय किसी सदन का सदस्य ना हो। अच्छा। शर्त बस इतनी है कि उसे शपथ लेने के 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता हासिल करनी होती है। शेखावत जी ने इसी संवैधानिक प्रावधान का पालन किया था। जी, और उन्होंने इस शर्त को पूरा करने के लिए कोटा की छबड़ा विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बने। बिल्कुल। एक और बड़ी बात यह है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार विधानसभा को समय से पहले भंग करने की घटना भी उनके ही कार्यकाल से जुड़ी है, जिससे मध्यावधि चुनावों की नौबत आई। सही। तो राजस्थान में पहले मध्यावधि चुनाव 1980 में हुए। सही कहा। 1980 में केंद्र में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से वापस लौटी थी। जी। इसके बाद एक राजनीतिक चलन शुरू हुआ जिसमें केंद्र सरकार ने कई राज्यों की विपक्षी दलों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। भैरव सिंह शेखावत की सरकार भी उनमें से एक थी। विधानसभा भंग हुई और राजस्थान को अपने पहले मध्यावधि चुनावों का सामना करना पड़ा। और फिर दूसरे मध्यावधि चुनाव 1993 में हुए। इसकी पृष्ठभूमि में 6 दिसंबर 1992 की बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना थी। उस घटना के बाद केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया, जिनमें राजस्थान भी शामिल था। तो नतीजतन 1993 में फिर से मध्यावधि चुनाव हुए। जी, और दिलचस्प बात यह है कि इन चुनावों में जनता ने फिर से शेखावत जी पर भरोसा जताया और वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर लौटे। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है राष्ट्रपति शासन से संबंधित तथ्य। मध्यावधि चुनावों का सीधा संबंध राष्ट्रपति शासन से है। शेखावत जी के राजनीतिक काल में राजस्थान ने 2 बार राष्ट्रपति शासन का दौर देखा। 1980 में प्रदेश में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा।
जैसा अभी हमने चर्चा की, 1980 में जब केंद्र ने उनकी सरकार को बर्खास्त किया तो चुनाव होने तक राज्य का शासन चलाने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है आसान भाषा में? राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि राज्य की चुनी हुई सरकार निलंबित हो जाती है और शासन की बागडोर सीधे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल के हाथों में आ जाती है। अच्छा, और फिर 1992 में राजस्थान में चौथा राष्ट्रपति शासन लगा। ये भी 1992 की राष्ट्रीय घटनाओं का ही परिणाम था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उनकी सरकार को भंग कर दिया गया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, जो 1993 के चुनावों तक चला। तो ये दोनों ही मामले दिखाते हैं कि उस दौर में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कितने तनावपूर्ण हो सकते थे और कैसे राष्ट्रीय राजनीति की घटनाओं का सीधा असर राज्यों की सरकारों पर पड़ता था। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है सामाजिक एवं आर्थिक पहल। मुख्यमंत्री के तौर पर शेखावत जी की पहचान सिर्फ राजनीतिक समीकरण साधने वाले नेता की नहीं थी, बल्कि एक संवेदनशील प्रशासक की भी थी। साल 1977 में अपने पहले ही कार्यकाल में उन्होंने अंत्योदय योजना की शुरुआत की। अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति का उदय। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं थी, ये शासन का एक पूरा दर्शन था। बिल्कुल। इसका मूल विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन से प्रेरित था कि विकास की दौड़ में जो व्यक्ति सबसे आखिर में खड़ा है, सबसे गरीब है, सबसे वंचित है, सरकार का पहला हक उसी पर है। तो इस योजना में होता क्या था? इस योजना के तहत गांवों के सबसे गरीब 5 परिवारों को चिन्हित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। ये योजना इतनी सफल हुई कि बाद में इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया गया। बिल्कुल। उनकी नीतियों के केंद्र में हमेशा गरीब, किसान और समाज का अंतिम व्यक्ति ही रहा। सही कहा आपने। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक न्याय और विकेंद्रीकरण पर भी बहुत जोर दिया। विकेंद्रीकरण मतलब? विकेंद्रीकरण का मतलब है सत्ता को जयपुर के सचिवालय से निकालकर गांवों की पंचायतों तक पहुंचाना, ताकि लोग अपने विकास के फैसले खुद ले सकें। ये जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील कदम था। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है उपराष्ट्रपति पद। जैसा हमने शुरू में बात की थी, भैरों सिंह शेखावत जी भारत के 11वें उपराष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। और ये फिर से दोहराना जरूरी है कि वो इस प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने वाले राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। जी। उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद ही नहीं होता, बल्कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। अच्छा। ये एक ऐसी भूमिका है जिसमें आपको सभी दलों को साथ लेकर सदन चलाना होता है। शेखावत जी ने अपने अनुभव और अपनी सर्वमान्य छवि के कारण इस भूमिका को बहुत कुशलता से निभाया। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है मुख्य सचिव शेखावत काल। किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रशासन की धुरी मुख्य सचिव होता है। शेखावत जी के 3 कार्यकालों में कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्य सचिव के रूप में काम किया। बिल्कुल। मुख्य सचिव वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के फैसलों को जमीन पर उतारने वाली पूरी प्रशासनिक मशीनरी का प्रमुख होता है। एक मुख्यमंत्री कितना भी कुशल हो, अगर उसे काबिल मुख्य सचिव का साथ न मिले तो उसकी नीतियां कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की केमिस्ट्री पर ही पूरे राज्य का प्रशासन निर्भर करता है। तो उनके समय में जो मुख्य सचिव रहे, उनकी सूची इस प्रकार है: मोहन मुखर्जी जी, गोपाल कृष्ण, वीपी बिहारी लाल, टीवी रामानंद, गोविंद मिश्रा, मीठालाल मेहता और अरुण कुमार। ये सभी अपने अपने समय के बेहद काबिल और अनुभवी IAS अधिकारी थे। यह सूची दिखाती है कि शेखावत जी के लंबे शासनकाल में प्रशासन का नेतृत्व किन किन मजबूत हाथों में रहा। जी, एक मुख्यमंत्री की ये भी काबिलियत होती है कि वो कैसे ब्यूरोक्रेसी के साथ तालमेल बिठाकर उनसे सर्वश्रेष्ठ काम ले पाता है, और शेखावत जी इस कला में माहिर थे। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है राजस्थान की राजनीति में स्थान। तो अगर हम आज राजस्थान की राजनीति में उनके स्थान को देखें तो सबसे पहली बात यही आती है कि वे गैर कांग्रेसी राजनीति के सबसे बड़े स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें गैर कांग्रेसी राजनीति का प्रणेता या कह सकते हैं पितामह कहा जा सकता है। उन्होंने न सिर्फ ये साबित किया कि राजस्थान में कांग्रेस को हराया जा सकता है, बल्कि ये भी दिखाया कि एक स्थिर गैर कांग्रेसी सरकार चलाई भी जा सकती है। उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक विकल्प तैयार किया जो आज भी राजस्थान की राजनीति के एक प्रमुख शक्ति है। उनकी एक और बड़ी खूबी थी, वे गठबंधन
और सहमति आधारित राजनीति के बड़े समर्थक थे। और यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज था। वो जानते थे कि राजनीति सिर्फ बहुमत का अंकगणित नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की कला है। सही बात है। वो अपने कट्टर विरोधियों से भी संवाद का रास्ता हमेशा खोला रखते थे। अलग अलग विचारधाराओं वाले दलों और निर्दलीय विधायकों को एक साथ लेकर सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो इसमें माहिर थे। और इसी वजह से सिर्फ राजस्थान ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी उन्हें एक अनुभवी और संतुलित नेता के रूप में देखा गया। बिल्कुल। जब वे उपराष्ट्रपति बने तो ये उनकी इसी छवि का परिणाम था। दिल्ली में हर पार्टी के नेता उनका सम्मान करते थे और उनकी सलाह को महत्व देते थे। जी। वो दलगत राजनीति की सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में सोचने वाले नेता थे, और यही बात उन्हें एक स्टेट्समैन बनाती थी। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अंत में एक और दिलचस्प तथ्य है जो भैरों सिंह शेखावत जी के राजनीतिक महत्व को साफ करता है। राजस्थान के इतिहास में अब तक केवल 3 ही गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने हैं। जी, और ये तीनों नाम जानना बहुत जरूरी है। पहले भैरों सिंह शेखावत, जिन्होंने इस अध्याय की शुरुआत की। दूसरी वसुंधरा राजे। और तीसरे भजन लाल शर्मा, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इस सूची की शुरुआत ही भैरों सिंह शेखावत जी से होती है। वो इस रास्ते के पहले यात्री थे। उन्होंने वो रास्ता बनाया जिस पर चलकर बाद के गैर कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। तो उन्हें राजस्थान में गैर कांग्रेसी राजनीति का पथ प्रदर्शक कहना बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सही। तो आज हमने भैरों सिंह शेखावत जी के शानदार राजनीतिक जीवन के कई अहम पड़ावों को समझा। उनकी यात्रा दिखाती है कि कैसे खाचरियावास जैसे एक छोटे से गांव से निकला एक व्यक्ति अपनी मेहनत, सादगी और लोगों से जुड़ाव के दम पर न सिर्फ राज्य का सबसे बड़ा नेता बनता है, बल्कि देश के उपराष्ट्रपति पद को भी सुशोभित करता है। निश्चित रूप से उनकी पूरी कहानी इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में जमीन से उठा नेता ही सबसे ऊंचा कद हासिल करता है। आज के दौर में उनकी गठबंधन और आम सहमति की जो राजनीति थी, वो कितनी प्रासंगिक है, ये सोचने वाली बात है। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।